बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। वीकेंड बहुत ही अच्छा गुजरा होगा और जनाब अच्छा तो गुजरा ही है। इस हफ्ते तैयारी करके रखिएगा क्योंकि हमारा AQI लेवल ऊंचे से ऊंचा ही चलता जा रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ वीकेंड पर भी ऐसे। अच्छा, आपने देखा है कि इस वक्त डस्ट ही डस्ट दिखाई देगी। कोई चीज भी खुली फजा में मौजूद है, आपकी गाड़ियां हो, आपकी मोटरसाइकिल्स हो, आपकी सीढ़ियां हो जो खुली फजा में मौजूद है, आप देखिएगा कि एक परत जम जाती है उसके ऊपर और उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि फजा में इस वक्त पर्टिकुलर मैटर की तादाद कितनी है। इस वक्त कितनी लाहौर में बताई जा रही है? 308 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और हैं तो अभी फिलहाल हम दूसरे नंबर पर इस वक्त जो दिल्ली है वो टॉप कर गया है। सुबह से लाहौर का टॉप चल रहा था, लेकिन सूरत हाल बहुत ज्यादा वर्स है जी। स्मॉग की सूरत हाल अब संगीन मजीद होने लग गई है और जिस तरह से खुली फजा में सांस लेने का अली ने जिक्र किया तो वो मुहाल हो गया है। और लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त ही चल रहा है और जिस तरह से AQI का हमने जिक्र किया 308 तक चला गया है। फैसलाबाद वाले भी परेशान हो जाए क्योंकि वहां भी फजा बहुत ज्यादा जहर आलूद है। AQI 580 रिकॉर्ड हुआ है। और गुजरावाला की बात करें, वहां भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 387 पर पहुंच गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मॉग में कमी के लिए इकदाम तेज कर दिए हैं और लाहौर में ज्यादा AQI वाले जो टारगेटेड इलाके हैं, स्मॉग गन्स का वहां इस्तेमाल जारी है, लेकिन अभी स्मॉग थमने का नाम नहीं। बिल्कुल। और है ना, आपको पता है स्मॉग गन्स के हवाले से भी जो डिफरेंट अब आर्टिकल्स छापे जा रहे हैं, उन आर्टिकल्स में बताया जा रहा है कि स्मॉग गन्स भी उतनी फायदेमंद सूदमंद साबित नहीं हो रही जहां जहां इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और पानी का जो छिड़काव किया जाता है, उस छिड़काव की वजह से ये केमिकल रिएक्शन आपस में करते हैं और अगर आधे घंटे के बाद वहां पर देखा जाए तो वहां पर जो पर्टिकुलर मैटर की तादाद होती है उसमें इजाफा हो जाता है क्योंकि ये मजीद पर्टिकुलर मैटर जो है वो बढ़ जाता है और इसके बढ़ने से उसका साइज डिफरेंट हो जाता है। तो ये पहले सोचा जा रहा था कि इससे फायदा पहुंचेगा। जो है 4.5 मिलियन के करीब ये हमने गाड़ियां खरीदी हैं और 15 गाड़ियां हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। उससे हम कोशिश तो ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अफाका हो सके, लेकिन कितना अफाका होगा आप अपना ख्याल अपने तौर पर रखिए। बच्चों के स्कूल्स की जो टाइमिंग्स है वो चेंज जरूर हो गई हैं, तो किसी हद तक ये बेहतर है कि लेट कर दिया गया है ताकि सुबह के वक्त में बहुत ज्यादा स्मोक होती है तो रिलीफ मिल सके। मास्क लगाएं, ग्लासेस का इस्तेमाल करें और फिर ही घर से बाहर निकले ताकि आप भी महफूज रह सकें। जनाब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं कश्मीर में भारतीय कब्जे की, जिसको 78 साल मुकम्मल हो चुके हैं और कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है जब भारत ने जम्मू कश्मीर में अपनी फौजें उतार कर वादी पर गैर कानूनी कब्जे का आगाज किया। इस कब्जे की बुनियाद उस नाम नहाद अल-हाकी मुआहदे पर रखी गई है जिसे कश्मीरी अवाम ने कभी तस्लीम नहीं किया। भारतीय कब्जे के बाद से मकबूजा कश्मीर की वादी में जुल्म सितम का सिलसिला नहीं थम सका है और अब तक 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी शहीद, हजारों खवातीन बेवा और बच्चे यतीम हो चुके हैं। और 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद हालात मजीद संगीन हो गए। मकबूजा वादी कर्फ्यू, बंदिशों और खौफ के हसार में है। पाकिस्तान हर साल आलमी बिरादरी से अपील करता है कि वो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आज भी मौजूद हैं मगर भारत मुसलसल उन पर अमल दरामद से इनकार कर रहा है और अमरीकी सदर मई में होने वाली जो पाक भारत जंग के बाद मसला कश्मीर पर सालसी की भी पेशकश कर चुके हैं। इसी हवाले से हमने बात करनी है और इस पर बात कर हमारे साथ कश्मीरी रहनुमा शमीम शाल मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा कि ये जो मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 साल हो चुके हैं, आज भी भारतीय तसल्लुत जारी है, क्या कहेंगी इस पर? आपका ये भी बताइएगा कि मकबूजा कश्मीर में किसी से राब्ता हुआ है, क्या हालात है वहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सवाल बहुत अहम है कि आज के दिन के हवाले से कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के हालात क्या है। 27 अक्टूबर का दिन पूरे रियासत के अवाम आर और पार इसको ब्लैक डे यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं, पूरी दुनिया में मनाते हैं और तजदीद अहद भी करते हैं कि भारत की हेजमनी को कबूल नहीं करेंगे, भारत के तसल्लुत को कबूल नहीं करेंगे। और ये तय शुदा है कि इंडिया ने साजिश के तहत कश्मीर पर कब्जा किया, गैर कानूनी तौर पर अपनी फौजें वहां उतारी और आज ये हाल है कि हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ अतवार में मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके कश्मीरी की जद्दोजहद को जो नुकसान पहुंचाया है उसका जो रिसेंट असरात है वो उसकी इंडस्ट्रीज पर पड़ रहा है। उन्होंने वहां पर इक्तिसादी तो तबाहकुन हालात पैदा कर दिए हैं जब टूरिज्म के नाम पर उन्होंने खुद दहशतगर्दी की और तमाम होटल्स
और वो तमाम इम्पोर्टेंट जगहें जहाँ पर टूरिस्ट आते थे, होटल्स बुक होते थे, ट्रेड होती थी, तिजारत होती थी, हमारा बहुत आबी गुजरगाहों पर जो हमारे हाउस बोट एसोसिएशन के तहत काम करते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स है, हैंडीक्राफ्ट है, हर चीज जुड़ी हुई है इस ट्रेड के साथ, उसको भी नुकसान पहुंचाया है, टूरिज्म को भी। और वो अपनी इकोनॉमिक हजमनी वहाँ कायम करना चाहता है। तो जो हमारा राब्ता है वहाँ के लोगों के साथ, उन्होंने कहा कि जिंदगी अजीरन होकर रह गई है, वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है और ये सजा है कश्मीरियों को कि वो हक खुद इरादत क्यों मांगते हैं। और 35 साल गुजरने के बाद भी वो एक ही बात पर कायम है कि मसले कश्मीर का पुरअमन हल निकालना बहुत जरूरी है। उसके लिए दोनों ममालिक कश्मीरियों के साथ बैठे और इसका एक जो जमहूरी तरीका है हक खुद इरादत देने का, वो बिल्कुल पुरअमन हल निकालना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया शमीम शाह हमारे साथ मौजूद थी। इसी हवाले से आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम यकजहती कश्मीर पर रैलियों का भी एहतमाम किया गया है और जो मेन वॉक है वो दफ्तर खारजा से डी चौक तक की जाएगी और अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जो है वो खड़े होने का सबूत देगा पाकिस्तान। और इस तरह से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला कश्मीरों की जो मुश्किलात हैं उनमें आसानियाँ करे। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं, ज़रूरी है। पाक अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ के बाद शाहीनों का नया इम्तिहान कल से शुरू होगा और शायकीन क्रिकेट का भी वो इम्तिहान ही होगा, जहां अफ्रीका की T20 टीम 3 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है जनाब, और मेहमान टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया है। अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आमद पर खुशी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान से कांटेदार सीरीज का इनेकाद होगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस की। 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगी और बकिया दोनों मैचेस लाहौर के कदाफी स्टेडियम में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को खेले जाएंगे। व्हाइट बॉल हेड कोच माइक हेसन ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि बाबर आजम तीसरे नंबर पर बैटिंग करेंगे। बाबर आजम की शानदार वापसी की उम्मीद है। सिर्फ उम्मीद जाहिर की जा रही है। उधर 4 नवंबर से शुरू होने वाले जो वनडे टीम की क़यादत है शाहीन शाह अफरीदी करेंगे और याद रहे कि पीसीबी ने गैर यकीनी सूरत हाल में मोहम्मद रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाकर शाहीन शाह अफरीदी को यह मुश्किल जिम्मेदारी सौंप दी है। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स का कहना है कि अगर शाहीन अफरीदी को क़यादत दी गई है तो उन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या जार मिजाज शाहीन अफरीदी बाइख्तियार कप्तान बन पाएंगे, इस पर हमने बात करनी है, जिसके लिए हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस और सलीम खालिक साहब स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले अवैस आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, हमारी जो टीम है क्या वो T20 के लिए तैयार है? देखें, ऑब्वियसली मुझे पता है फिर चॉप्स एंड चेंजेस हैं, कप्तान चले T20 का चेंज नहीं हुआ, बात हो रही थी कि सलमान अली को उतारा जाए, लेकिन मैं वही बात हमेशा करता हूँ कि ऑन द लाइन आपका T20 वर्ल्ड कप है और आप इतनी ज्यादा चॉप्स एंड चेंजेस करेंगे वो पूरा का पूरा स्क्वाड के कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब करता है। बाबर आजम की वापसी जरूर यहाँ पर हो रही है, नसीम शाह वापस आ रहे हैं, नवाज हैं, स्क्वाड आपको बैलेंस लगता है। इससे मुझे थोड़ा सा था कि साइम अयूब को शायद बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट चांसेस जरूर मिल रहे हैं, उनको रेस्ट देना चाहिए था क्योंकि उनकी बैटिंग एज सच कोई इंप्रेसिव नहीं रही, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि विद द बॉल वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव जरूर रहे हैं। लेकिन ये साउथ अफ्रीका है, थोड़ा टीम डिफरेंट है, आपको पता है एग्रेसिव क्रिकेट जानते हैं वो खेलना, और उनके पास डेविड मिलर की कमी जरूर महसूस होगी क्योंकि वो इंजर्ड है, उनके भी कुछ सीनियर प्लेयर्स इस वक्त आपको पता है इंजर्ड है, लेकिन साउथ अफ्रीका क्वालिटी साइड है T20 में और रावलपिंडी की विकेट आपको पता है ये सूट भी करती है खास करके बैट्समैन को, और यहाँ पर पेस भी थोड़ा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। आसान मैच नहीं होने वाला, लेकिन पाकिस्तान का कल खुद भी कह चुके हैं अपना माइक हेसन के पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली गलतियां जरूर की थी एशिया कप के अंदर, वरना हम शायद जो हमने खेली थी पूरी अगर ओवरऑल अगर रियलिटी के ऊपर जाए लड़खड़ा के तो हम ऊपर आए थे, तो हम डिजर्व नहीं करते थे टूर्नामेंट जीता। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम लोग चोक कर गए थे, चोक तो हम पूरे टूर्नामेंट में किया था, हमारी टीम ने बैटिंग हमारी परफॉर्म नहीं कर रही थी। उस्मान खान को वापस लेके आए हैं, ड्रॉप भी किया, फिर डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म किया, लेकिन फिर मैं वही बात करता हूँ कि उसका जॉब रोल है क्या, क्योंकि ज्यादातर जब आप T20 खास करके विकेट कीपर्स की बात करते हैं दुनिया क्रिकेट के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर नंबर पर बैटिंग करते हैं आके, तो इनका शायद मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर खिलाते हैं तो मिडिल ऑर्डर आपका इतना सस्टेनेबल नहीं है। वही जो एक मसला आपको नजर T20 में भी आया था कि बहुत जल्दी आपकी बैटिंग ऑर्डर क्रम्बल करता है, तो देखने वाली बात है कि पाकिस्तान किस तरीके से वापस आता है। T20 वर्ल्ड कप सर पे, तो आपने तैयारी करनी, लेकिन खुदारा अगर यही टीम आपके दिमाग में कि जिसने वर्ल्ड कप खेलने जाना है तो प्लीज इसको अब ना छेड़ें, क्योंकि पीछे आपके पास 1.5-2 महीने रह गए, अगर आप छेड़ते जाएंगे तो ये
आखिरी टाइम तक लिटरली डिस्टर्बेंस पैदा करेगी। ठीक है। अच्छा सलीम खालिक साहब, आपको क्या लगता है कि बैटिंग ऑर्डर जो है उसमें कोई तब्दीलियां लानी चाहिए या फिर जो है जैसा है वैसे चलने दिया जाए? देखिए, कल माइक हेसन ने बता दिया कि बाबर आ रहे हैं और वन डाउन पे खेलेंगे। वो वैसे प्रेफर करते थे एज अ ओपनर, फिर खैर चेंज भी होता रहा, लेकिन अब उनके आने से उम्मीद है एटलीस्ट 20 ओवर पूरे तो हमारी टीम खेलने के काबिल हो जाएगी, वरना कई बार ऐसा भी लग रहा था कि शायद 20 ओवर भी पूरे ना खेल सकें। कुछ स्क्वाड में ऐसी चेंजेस हैं, जैसे फखर जमान को नहीं लिया गया, हालांकि अगर हम एशिया कप में देखें ठीक है वैसी परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, लेकिन एवरेज परफॉर्मेंस थी, और वो एवरेज परफॉर्मेंस की वजह से ही वो दूसरों से तो आगे ही नजर आते थे, गालिबन दूसरे नंबर पर होंगे अगर आप चेक करें सारे स्टैट्स तो, लेकिन उनको बाहर कर दिया। दूसरी तरफ जो साइम अयूब जिनको लोग मिस्टर जीरो तक कहने लगे थे वो अभी भी बरकरार हैं, तो ये कुछ समझ नहीं आई बात कि एक प्लेयर को आप इतने मौके दे रहे हैं मुसलसल नाकामी के बावजूद, दूसरे को आपने बिल्कुल बाहर कर दिया। बॉलिंग से उन्होंने कोई मैच नहीं जितवाया, ऐसा नहीं था कि कोई इंडिया के खिलाफ और उन्होंने विकेट ली तो पाकिस्तान मैच जीत गया था। लेकिन ये एक चीज कुछ ऐसी, फिर उस्मान खान किस बेस पे वापस आए, क्या एक लोकल क्लब लेवल का या कोई ऐसा टूर्नामेंट में परफॉर्म करके आए? उनकी तो कोई जगह ही नहीं बन रही थी, हर बार उनका यही होता था कि उनको बाहर कर देते थे, परफॉर्मेंस नहीं होती थी, फिर यही कि भाई वो एहसान किया है, दुबई की क्रिकेट छोड़कर आए, यहाँ पर बैन लगा, वहां पर एक कितने उस एहसान पे खिलाएंगे, फिर वो आ गए। लेकिन अब फर्क ये है कि चलो ये लोग सोच रहे होंगे कि यार होम ग्राउंड है, अपनी मर्जी की हम पिचेस बनाएंगे तो यहाँ पर ये साइम वगैरह सारे परफॉर्म कर जाएंगे। आई होप ऐसा ही हो, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका की जो रिसेंट परफॉर्मेंस अगर हम इस साल की देखें तो 11 मैचों में से सिर्फ 4 T20 उन्होंने जीते और कोई सीरीज भी नहीं जीती। इवन अभी वो नामीबिया से हारे थे शायद, वजह ये थी कि उनकी एक टेस्ट टीम यहाँ खेल रही थी, स्टार्स कभी थे नहीं। अभी भी 6 उनके जो टॉप प्लेयर्स है नहीं है, मार्करम नहीं है, मिलर कैप्टन बने वो भी बाहर हो गए, तो 6 टॉप प्लेयर उनके नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है ये सीरीज जीतने का, और साउथ अफ्रीका की एक तरह से पाकिस्तान के साथ अच्छा है कि जब कभी T20 या व्हाइट बॉल सीरीज होती है तो दूसरी टीमों के कई अहम जो प्लेयर्स हैं वो इंजरी या दूसरी वजह से नहीं आते। अब इससे फायदा उठाते हैं ये देखना होगा। बिल्कुल ठीक। अब ऐसा बताइएगा कि रावलपिंडी की पिच ज्यादा मौजू है हमारी टीम के लिए जो इस वक्त मौजूद है, या फिर लाहौर की? देखें, पिंडी की विकेट में आपको पता है फुल ऑफ रन्स का फ्लेवर होता है। PSL में भी आप देखें 2-2 सवा 200 होता है, चेस भी हो जाता है, तो मजे का विकेट है यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर शायकीन क्रिकेट की बात करें थोड़ा ग्राउंड भी छोटा और व्यू ज्यादा होता है, थोड़ा शायकीन का रश भी ज्यादा होता है, तो मजे का मैच हमेशा पिंडी की विकेट पे होता है। लेकिन पेसेस आपके डोमिनेट यहाँ करेंगे। रात को मैच है, फ्लड लाइट्स के अंडर है, जहां पर सब बॉल आपको पता है निप भी अच्छा होता है पिंडी की विकेट पे और स्विंग भी आपको अच्छा मिलता है। तो पाकिस्तान की जो पेस पैटर्न है, खास करके शाहीन, अब क्योंकि खुद भी कप्तान है एक फॉर्मेट के, नसीम शाह बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान टीम में वापसी कर रहे हैं, अभी 4 डे क्रिकेट के अंदर परफॉर्म भी किया पाकिस्तान के लिए, तो सबकी नजरें उन पर जरूर होंगी। लेकिन थोड़ा सा मेरी सिर्फ एक सवालात 2-3 ये थे कि सुफियान मुकीम को ड्रॉप करना आखिर रीजन क्या था, मुझे समझ में नहीं आई। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं, और ये क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद अगर आप बात करते हैं एक नाम जिसका मैं लेना चाहूंगा, इरफान खान न्याजी का। कंसिस्टेंट परफॉर्म किया उस लड़के ने T20 के अंदर, आपके लिए बैटिंग भी किया उसने, उसके बाद अपना डाउन द ऑर्डर जाके उसने परफॉर्म किया, विद द बॉल भी हैंडी था, गन फील्डर था। चले T20 में नहीं रख रहे, ओडीआई क्रिकेट उसको ड्रॉप करने का आखिर मुझे समझ नहीं आ रही ना कि चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। क्या आप वही दिखाना चाह रहे हो कि शायद एक फ्रेंचाइज मॉडल बन के रह चुकी हुई है पाकिस्तान की टीम, या आप हकीकी पाकिस्तान टीम को प्रॉपर तरीके से आप स्क्रूटनाइज करना चाह रहे हो? ये बहुत से ऐसे नाम है जिनको मैं कहता हूं कि पाकिस्तान टीम ने ड्रॉप करके, आई डोंट नो कि आखिर क्या वो स्क्वाड जो है उसको तश्कील दिया, लेकिन वर्ल्ड कप सर पे है, आपने इसी टीम को बैकअप करना है। लेकिन मैं जो बात भी कर रहे थे अपना, अगर मैं सलीम खालिक साहब जो बात कर रहे थे उस्मान खान की, मैं उसी पे आना चाहूंगा। मैं खुद एक देखें, कुछ प्लेयर्स होते हैं, कोई उनकी बात अगेंस्ट नहीं कर रहा, लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट हो या चाहे लीग क्रिकेट हो, उसके अंदर कंसिस्टेंट बहुत तगड़ा परफॉर्म करते हैं और इसमें नो डाउट है। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल की बात आती है तो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं होते। उनको अब शायद खुद भी समझना पड़ेगा कि यार मैं इंटरनेशनल मटेरियल नहीं। उनको बहुत से चांसेस दिए गए। माइक हेसन ने कहा जी वो स्पिन के खिलाफ बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं। स्पिन के खिलाफ अगर उनकी इनिंग्स में उठा के देख लूं तो जो डाउन द ग्राउंड वो एक शॉट खेलते हैं जिसपे वो रैश शॉट में कह सकता हूं, जो जरूरत नहीं थी बहुत सी ज्यादा इनिंग्स के अंदर, जहां पर उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड करना था, नजर आता है कि वो स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आए थे।
फिर किस बेसिस पे उनको आप वापस पाकिस्तान स्क्वाड में लेके आए? मैं फिर कहा कि मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये पीछे थिंक टैंक करता क्या है। क्या तो जायज हैं आपके वैस, लेकिन इनके जवाब हमें नहीं मिल रहे ना बड़े अरसे से कि फैसले किस तरह से किस बेस पे हो रहे हैं। अच्छा सलीम खालिक साहब, पिचेस की बात हुई है, ओवरऑल जो पिंडी और लाहौर की कंडीशंस हैं वो किस टीम को सपोर्ट करेंगी, हमारी टीम को या फिर मेहमान टीम को? क्योंकि हम तो जो मर्जी कर लें, होम ग्राउंड का हमें लगता है कि फ़ायदा होगा और बहुत सारे इंतजाम भी हम करते हैं कि वो फ़ायदा हमें मिल जाए किसी तरीके से, लेकिन हमारी टीम जो है ना वो फ़ायदा लेती नहीं है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, होपफुली होना तो पाकिस्तान को ही चाहिए फायदा। पिचेस भी जाहिर है वही जहन में रखकर बनाई गई होंगी अपनी टीम को, लेकिन जैसे आपने कहा कि हमारा मसला यही है कि हम लोग स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ये 20 ओवर का मैच है, यहाँ मुझे लगता है कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर रहनी चाहिए और रहेगी। और जिस तरह भी बात हो रही, सलमान अली आगा को कैप्टन बरकरार रखा है, ये भी फैसला एक ऐसा डिबेटेबल फैसला था कि शाहीन आफरीदी के बारे में कहा जा रहा था कि GPSL में कलंदर्स को टाइटल जिताएं, उनको कैप्टन होना चाहिए, उनको बना दिया वनडे का कप्तान और सलमान को T20 में कप्तान बरकरार रखा गया। ये भी थोड़ा फैसला ऐसा ही समझ से बाहर है, क्योंकि वो इंडिविजुअल जो उनकी परफॉर्मेंस है ना वो इतनी अच्छी है नहीं। देखिए, कभी भी कोई टीम बनानी चाहिए तो वो 11 आप ध्यान में रखें, कोई भी सिलेक्टर है, उसके बाद चलो 14 भी अगर ध्यान में रख रहे हैं तो उसके बाद ऐसी टीम बनानी चाहिए कि पहले आपने वो प्लेयर सेलेक्ट किए, उसके बाद उनमें से कैप्टन निकाले। अगर ऐसा हो तो शायद सलमान का नाम दिया, तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मुझे पसंद है, एज अ पर्सन भी बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन जो टेस्ट और वनडे उसके लिए उनका जो स्टाइल है वो सूटेबल है। T20 में वो उस तरह से कर खेल नहीं पाते और इसका उनके ऊपर भी प्रेशर आता है। दूसरी बात, अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी जो T20 टीम है उसकी 50-50 परफॉर्मेंस है। अभी जैसे हम देखें, कहने को हम एशिया कप में फाइनल खेले, लेकिन इंडिया से हम वहां पे 3 मैचेस भी हारे। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में थोड़ा सा इधर सेलेक्टर से ये भी गलती हुई कि अगर कैप्टन वाइट बॉल का बनाना ही था तो एक ही बना देते, यहाँ पे वो शाहीन को ही रखते। अब सलमान के ऊपर भी एक काफी प्रेशर होगा होम ग्राउंड पे, अपनी कंडीशंस सलीम साहब, अवैस, आप दोनों बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। इस वक्त स्क्वाड में जो तेजी से तब्दीलियां की जा रही हैं उसमें गिले शिकवे किसी न किसी खिलाड़ी को लेकर रह ही जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो स्पोर्ट्स की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर हम कर रहे थे, अभी ब्रेक हो जाएंगे। वेलकम बैक। रुक करते हैं कराची का, जहां आज ई चलान पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। आज इसका आगाज होगा 11 बजे। जो वजीर आला सैयद मुराद अली शाह हैं वो इफ्तिताह करेंगे 11 बजे और पहला जो चलान भी है वो करेंगे। इससे कबल आगाही मुहिम भी चलाई जा रही थी जिसमें लोगों को बताया गया है कि सिंध पुलिस की जानिब से फेसलेस ई टिकटिंग चालान मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसका शहरियों ने खैर मकदम भी किया है और इस हवाले से मुख्तलिफ सेशंस भी हुए हैं जिसमें हर तबका है फिक्र के लोगों को मदऊ करके बताया गया कि फेसलेस ई चलान सिस्टम है क्या। इसके बारे में मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं साजिद रऊफ। साजिद, बताइएगा कि यहाँ से ये चंडीगढ़ से इसका आगाज हो रहा है और रोड पर ये काफ़ी मसरूफ शाहरा है, इस रोड पर काफ़ी जो है ऑफिस भी मौजूद हैं और लोगों का गुजर भी बहुत होता है, तो क्या कुछ मखसूस रोड्स हैं जिनको सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है और कितने कैमरे मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो इस नया सिस्टम है ई टिकटिंग और फेसलेस का ये आगाज़ है। अब तो कुछ देर बाद ही इसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है एक सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब की गई है जिसमें इस नए निज़ाम का जो है वो बाकायदा आगाज़ किया जाएगा और बताया जा रहा है कि पहला चालान जो है वो वज़ीर आला सिंध खुद जो है वो करेंगे। इस हवाले से गुज़िश्ता कई हफ्तों से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस सिस्टम के हवाले से आगाही मुहिम का सिलसिला जारी रखा था। मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेजों में, जामियात में और ट्रांसपोर्टर हजरात और शहरियों के लिए कई सेशन रखे गए थे जहां पर इस नए निज़ाम से मुतालिक जो है वो लोगों को आगाही फराहम की गई। आज इस नए निज़ाम का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। जहाँ तक आपने बात की कि कौन सी सड़कें हैं, देखिए शहर में बहुत, कराची की बेशतर ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर ये कैमरे लगे हुए हैं और इन कैमरों की तादाद जो है वो जो हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि 200 से 250 के दरमियान है। एक तो वो कैमरे हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस के अपने कैमरे, साथ साथ जो मकामी इंतज़ामिया है
उसके कैमरे अलग है, जिसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो सिविक सेंटर में बना हुआ है। साथ साथ जो मकामी जो यहाँ पे लोकल जो NGOs हैं उनके तहत जो शहर के मुख्तलिफ मकामात पे कैमरे लगाए जा रहे थे, उन कैमरे का भी सहारा लिया जाएगा। साथ साथ जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो अब तक शहर के जो हसास मकामात है, जो खास मकामात है, उन पर जो कैमरे लगाए जा रहे हैं, उनसे ये तमाम की तमाम मॉनिटरिंग होगी। आपने बात की कि कौन सी सड़कें हैं। देखिए, शहर की जो सबसे बड़ी मरकजी शाहरा है वो शाहरा फैसल है, IH चंडीगढ़ रोड है, अहमद जीना रोड है, ओल्ड सिटी एरिया राशिद मिनाज रोड है। ये वो तमाम सड़कें हैं, वो शाहराएं हैं जहाँ पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस के कैमरे लगे हुए हैं और गुज़िश्ता 1 से 1.5 महीने से इन पर काम जारी रहा, मॉनिटरिंग की जा रही थी। फाइनली आज इजरा भी होगा। अच्छा साजिद, ये बताइएगा, अगर कोई वायलेशन पर चालान जमा नहीं करवाता उसके साथ फिर क्या सलूक किया जाएगा? कोई पेनल्टी वगैरह होगी? कोई ID कार्ड ब्लॉकिंग का भी सोच रही है सिंध हुकूमत, उसके लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले मैं चालान के हवाले से बता दूं कि लोगों में बहुत सारी ये कयास आया है कि जा रही थी कि जो चालान होंगे वो भारी भरकम चालान किए जा रहे हैं जो कि 20,000 रुपये तक के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारी ट्रैफिक पुलिस हुकाम से बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया यार कम से कम जो ट्रैफिक जो खिलाफ वर्जी है, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है, उसका चालान जो वो 5,000 का होगा। मिनिमम जो है 5,000 का है, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है 20,000 का होगा। अगर हम सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करते हैं वो करते हैं मोटरसाइकिल सवार हजरात, अगर उनकी जो खिलाफ वर्जी का जो चालान होगा वो 5,000 होगा। इसी तरह कार होगी तो उसका 10,000 होगा। SUV या बड़ी कमर्शियल गाड़ियां होंगी तो उनका 15,000 होगा। या माल बरदार जो गाड़ियां होंगी उनका चालान जो है वो जो है 20,000 रुपये रखा गया है। अब आपने बात की कि उनका आगे क्या होगा अगर कोई चालान अदा नहीं करता है तो सबसे पहले 14 दिन का ये टाइम रखा गया है कि अगर कोई शहरी उसका किसी ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी में उसका चालान हो जाता है तो वो 14 दिन के अगर अंदर वो अदायगी करता है जुर्माने की तो वो ½ अगर 5,000 रुपये का उसका चालान हुआ है तो वो 2,500 रुपये जो है वो जमा करेगा। अगर वो 14 दिन में जमा नहीं करता है, 21 दिन गुजर जाते हैं और वो अपना बिल जमा नहीं करता है तो वो 5,000 रुपये का जो उसका जुर्माना था वो बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगा। इसी तरह अगर वो 3 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद इसका जुर्माना नहीं करता तो वो जुर्माना मजीद डबल हो जाएगा। फिर जो उसका जो सबसे पहले है उसका ड्राइविंग लाइसेंस वो जो मनसूख किया जाएगा। अगर उसके बावजूद शहरी अपना जुर्माना अदा नहीं करता है तो तकरीबन 3 माह के बाद जो है उसका जो कौमी शनाख्ती कार्ड है उसको जो है वो कैंसिल करने की, उसको मनसूख करने की जो है वो कार्रवाई शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल, पेनल्टी के हवाले से आपने बताया और फेक चालान्स भी कुछ जो है वो मंजर आम पर आ रहे थे सोशल मीडिया पर और उसके बाद जी बिल्कुल, और लेकिन अब जब चालान आएंगे तो वो फेक नहीं होंगे। अच्छा बताइएगा, इस वक्त साजिद आपने बताया कि दोनों महकमों के पास अपने कैमरे मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस के पास और सेफ सिटी के भी कैमरे लग रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि तीसरा लोकली जो मौजूद हैं तंजीमें उनके जो कैमरे हैं उनको भी इंटीग्रेट किया जाएगा, इसकी जरा तफसील दीजिएगा। बिल्कुल, यहाँ पर मुख्तलिफ NGOs के तहत तकरीबन 13 से ज़ायद जो है वो मुख्तलिफ थाने हैं जहाँ पर ये सारे के सामने कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें मुराद सोनी एक कौमी जो है वो अपना समाजी रहनुमा है, उनकी जानिब से ये जो है वो बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से जो है ये तमाम के तमाम कैमरे जो है वो पुलिस को प्रोवाइड किए गए हैं, वह मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो लगाए गए हैं। 2 रोज़ कबल जो है एडिशनल IG कराची ने कराची के इलाका डिफेंस दरख्शा थाने की हदूद में भी एक कैमरे जो पूरे थाने का हदूद जो है वहाँ पर कैमरे लगाए गए और उसका इफ्तिताह भी किया था। इसी तरह बेशतर थाने हैं शहर के जहाँ पर ये कैमरे लगे हुए हैं और ट्रैफिक पुलिस का हुकाम का ये भी कहना है कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जल्द ही ट्रैफिक पुलिस जो है इन कैमरों से भी इस्तेफादा हासिल करेगी और इनको भी अपने सिस्टम में लेकर आएगी, क्योंकि ये जदीद कैमरे लगे हुए हैं, इससे शहर की जो है मॉनिटरिंग हो रही है और ये खास तौर पर जो कैमरे हैं ये क्राइम कंट्रोल करने के लिए लगाए गए हैं। उनका कहना था कि इससे ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करने पर भी आसानी होगी। दुरुस्त, बहुत शुक्रिया। साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद थे और ई-ट्रैकिंग का आज से इजरा हो रहा है तो आप लोग तैयार रहिए। अगर वायलेशन पर चालान जल्दी जमा करा देते हैं तो आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, अगर नहीं कराते तो पेनल्टीज बहुत भारी भारी आपके लिए तैयार होंगी। हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे मनाया जा रहा है। इस थेरेपी से मुतालिक आगाही फराहम करने और इसकी अहमियत और अफादियत आलमी, कौमी और इलाकाई सतह पर उजागर करने के लिए बेसिकली ये जो दिन है वो मनाया जाता है। तो इस दिन का जो थीम है, इस साल का जो थीम है वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन एक्शन। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली एक ऐसा तरीका इलाज है जिसके ज़रिए जहनी पसमानदा जो मरीज़ हैं उनको रोज़मर्रा के अमूर खुद अंजाम देने की तरगीब दी जाती है। और पाकिस्तान में इससे मुतालिक आगाही ना होने के बराबर थी, मगर अब बड़े पैमाने पर आगाही दी जा रही है और काम भी हो रहा है। इसी हवाले से हमने बात करनी है और हमारे साथ मौजूद है रमशा खान साहिबा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम रमशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा, सबसे पहले हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है क्या? हमने थोड़ी सी वजाहत की है, आप जरा तफसील से बताइए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें मेन फोकस होता है इंसान को खुद मुख्तार बनाने पे। लेकिन जैसे जब कोई बीमारी या किसी इंजरी की वजह से, बेशक वो जिस्मानी हो या जहनी हो, उसके बाद जो हमारी एबिलिटीज़ में लॉस आता है, बेशक वो वक्ती हो, बेशक वो परमानेंट हो, बेशक वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा हो, जब वो लॉस एक्सपीरियंस करते हैं तो हम रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे होते हैं। हमारे लिए अक्सर बेड से उठना मुश्किल हो जाता है, चलना फिरना, जैसे स्ट्रोक में चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, या फिर कैंसर में वो काम पे जाना मुश्किल हो जाता है, अपनी रेगुलर ड्यूटीज़ कंप्लीट करना। एक कार एक्सीडेंट के बाद फ्रैक्चर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसकी वजह से डिफ़िकल्टीज आ सकती है, ट्रॉमास एक्सपीरियंस होते हैं। एग्जैक्टली। तो उस वजह से हम लोगों पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए। कुछ कामों में तो इवन कपड़े पहनना खुद से मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रोफेशन, ये फील्ड का फोकस होता है कि दोबारा से एबिलिटीज़ रिस्टोर करना, अच्छा, दोबारा से एबल बनाना इंसान को, वो जो काम वो करना चाहता है या उसके पसंदीदा काम है वो दोबारा से कर सके, और इन एन इंडिपेंडेंट वे, ताकि डिपेंडेंट मुताजी ना हो उसे। अच्छा, मतलब ये है कि हर वो शख्स जो किसी न किसी बीमारी के बाद किसी ना किसी पे डिपेंडेंट हो चुका है, उसके लिए ये थेरेपी होती है। और फिर एब्सोल्युटली किसी भी लॉस ऑफ स्किल्स अगर वो एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये पेन की वजह से भी हो सकता है, जैसे फ्रोजन शोल्डर में पेन की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे होते हैं। थेरेपी रमशा की कैसे जाती है? फिर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है? इट डज वेरी, लेकिन बेसिकली सबसे पहले हम एबिलिटीज़ पे काम करते हैं, उस पर्सन पे काम करते हैं। जैसे मैंने बताया, वो एबिलिटीज़ जहनी भी हो सकती हैं, जिस्मानी भी हो सकती हैं, सेंसरी भी हो सकती हैं। उन पे पहले फोकस होता है कि लेट्स ट्राई टू रिस्टोर देम एज मच एज पॉसिबल। फिर उसके बाद जहाँ हम वी हिट अ वॉल कि इसके बियॉन्ड एबिलिटीज़ नहीं इम्प्रूव होंगी, तो हम इन्वायरमेंट को बेहतर करते हैं। इन्वायरमेंट उनकी एबिलिटी से मैच करे। बेशक इक्विपमेंट हम प्रिस्क्राइब करके करते हैं कि इक्विपमेंट यूज़ करना इज स्टिल बेटर दैन बीइंग डिपेंडेंट ऑन समवन। ठीक है, जैसे वॉकिंग एड इस्तेमाल करना, लेकिन वो इंसान खुद इंडिपेंडेंटली एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा है एंड इन अ सेफ मैनर। तो ये फोकस होता है एबिलिटीज़ को, एंड एबिलिटीज़ बेहतर होती हैं एक्सरसाइज से, एक्टिविटीज़ से, एंड देन इन्वायरमेंट। बिल्कुल, मैंने तो इस तरह का एक केस भी देखा है। आपने फ्रोजन शोल्डर की बात की। फ्रोजन शोल्डर का एक पेशेंट जो काफ़ी देर से शिकायत कर रहा था, और वो सोच रहा था कि शायद उसकी डायबिटीज़ होने की वजह से उसे फ्रोजन शोल्डर है, लेकिन कुछ अर्सा एक्सरसाइज करने के बाद फ्रोजन शोल्डर वाला मसला ही हल हो गया। वो दोबारा, बल्कि फ्रोजन शोल्डर में आप ये पेशेंट को ऑफर की जाती है कि वो कौन सी ट्रीटमेंट अप्रोच लेना चाह रहा है। अगर वो एक्सरसाइज से बेहतर होना चाह रहा है, दैट्स ग्रेट। अगर वो MUA करवाना चाह रहा है, दैट्स फाइन एज वेल। लेकिन उसके बाद भी एक्सरसाइजेस का रोल ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हमने फंक्शनल बनाना है दोबारा से इंसान को, और फंक्शन दोबारा रिस्टोर करने के लिए मूवमेंट की ज़रूरत होती है। दोबारा से उन्हीं कामों में इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है जो वो पहले कर रहा था, या जो अगेन रोज़मर्रा के काम है। तो दैट्स वाई ये एक्सरसाइज का रोल या थेरेपी का रोल मैक्सिमम है इन डिसऑर्डर्स। अच्छा, तो रमशा, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या ADHD, उनके लिए भी ये थेरेपी है? बिल्कुल है, बल्कि वो ये जो आपने स्पेसिफिक कंडीशंस बताई हैं, ADHD, ऑटिज़म, ये हैं तो काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं इन द सेंस के इन दोनों में सेंसरी इश्यूज आ सकते हैं, और ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट सेंसरी थेरेपिस्ट भी होते हैं। सेंसरी इश्यूज से मेरा मतलब है कि हम जो अपनी सेंसेस से
सेंसेस इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, देख के, टच करके, सुन के, और फिर वो ब्रेन में जाके प्रोसेस हो रही है, वो इन कंडीशंस में या इन बच्चों में डिफरेंटली प्रोसेस हो रही होती है, जिसको समझना और उनको समझाना बहुत अहम रोल है। और इसके साथ साथ वो किस तरह की एक्टिविटीज़ उनसे कराएं कि वो ना तो इस डिफरेंट प्रोसेसिंग की वजह से ना तो हाइपर हुआ करें और ना शट डाउन हुआ करें, एक बैलेंस क्रिएट करें, एक जिसे हम रेगुलेशन नाम देते हैं वो क्रिएट करें। बिल्कुल। और ये जो स्ट्रोक्स आते हैं और फिर फालिज के अटैक हो जाते हैं, उस सूरत में भी बहुत ज़रूरत पड़ती है आप जैसे डॉक्टर्स की। बिल्कुल, देखिए स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक पल में किसी की ज़िंदगी बदल के रह जाती है। एक चलता फिरता इंसान एक, बल्कि आई हैव हैड कनाडा में भी आई हैव हैड यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स और प्रोफेसर्स, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉडीज, स्ट्रॉन्ग माइंड्स, जो बेड रिडन हो गए थे एक पल में स्ट्रोक की वजह से। स्ट्रोक में हमारा वॉशरूम जाना तक मुश्किल हो जाता है, उसमें भी हम हेल्प ले रहे होते हैं किसी की। तो इसमें ख़ास तौर पे एबिलिटीज़ रिस्टोर हो सकती हैं। अच्छा। और उसमें एबिलिटीज़ रिस्टोर करवाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बाजू की एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि बाजू अगर पैरालाइज हो गया है स्ट्रोक के बाद, तो उसकी दोबारा से मूवमेंट इनिशिएट करते हैं। जो लॉस्ट कनेक्शन आया हुआ है, ब्रेन से लॉस्ट हो गया कनेक्शन, उसकी वजह से और कम मूवमेंट हो जाती है। वो मूवमेंट करवा के समटाइम्स हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, समटाइम्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बार बार रिपीट करवा के उस बाजू को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके, उसकी एक्सरसाइजेस करके हम दोबारा से वो कनेक्शन रिस्टोर करते हैं ब्रेन में, और एबिलिटीज़ बेहतर होती हैं टाइमली मैनर में अगर आए। एंड समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन द सिविरिटी ऑफ द स्ट्रोक, लेकिन बेहतरी आती है। और अच्छा, बहुत सारे लोग जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास नहीं जा पाते और उनके पास ऐसे पेशेंट्स हों, तो बेसिकली वो क्या करें अपने पेशेंट्स के साथ? जैसे अगर कोई स्ट्रोक का पेशेंट है उसके साथ, या कोई ऑटिस्टिक चाइल्ड है उसके साथ, क्या ज़रूरी है कि आपसे कनेक्ट कर लिया जाए और फिर थेरेपी की जाए, या कुछ टिप्स हैं जो फॉलो की जा सकती हैं? बिल्कुल, मैं टिप्स भी बताती हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि देयर आर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन पाकिस्तान। अवेयरनेस की कमी ज़रूर है। सिर्फ अवेयरनेस नहीं, बल्कि एक हमारे माशरे में, बल्कि आई एम श्योर आप एग्री भी करेंगे इस बात से कि हमारा एक फेवर कर रहे होते हैं कि दवाई मिल जाए, एक क्विक फिक्स मिल जाए चीज़ों का, जो कि मेरे पास फिर पेशेंट आते हैं जो महीनों से या काफ़ी अरसे से दवाइयाँ ले रहे होते हैं। लेट्स से पेन को मैनेज करने के लिए दवाई ले रहे होते हैं, पेन होती है, दवाई लेते हैं, कुछ देर के लिए सुकून आता है, फिर पेन होती है, फिर दवाई लेते हैं, फिर कुछ देर, मतलब वो एक साइकिल, एक विशियस साइकिल में फंस चुके हैं। लेकिन इवन स्पोर्ट्समैन आ चुके हैं जो इस तरह अपनी पेन को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वो वॉकिंग नहीं कर रहे, वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो ड्राइविंग नहीं कर रहे, तो वो फंक्शनिंग नहीं कर रहे, अपनी लाइफ को फंक्शनल नहीं बना रहे, बस बेसिकली सिम्टम्स को मैनेज कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि हमारा वो एक पैराडाइम भी चेंज होने की ज़रूरत है कि हमें फंक्शनल बनाना है। ठीक है, हमने अपनी लाइफ को एज एक्टिवली एंड एज इंडिपेंडेंटली एज पॉसिबल जीना है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइएगा, हमने देखा है बहुत सारे पार्क्स पे लोग मदद लेकर चल रहे होते हैं और उनके साथ हेल्पर्स मौजूद होते हैं, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट थेरेपिस्ट एंड अ हेल्पर? अच्छा, दैट्स परफेक्ट। और ये बिल्कुल वो वन ऑफ माय टिप्स भी है कि हमने, दैट्स ग्रेट, एक हेल्पर है टू इंश्योर सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी के लिए कोई अंडर सुपरविजन कोई है इंडिविजुअल, तो दैट्स फाइन, लेकिन जितना वो कर सकते हैं उन्हें करने दिया। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। रमशा खान साथ मौजूद थी और हम बात कर रहे थे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के हवाले से। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। मिरेकल्स हैपन। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में हो रहा है, जिसके 2 दौर मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि इस्तांबुल में होने वाली बातचीत में पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान तालिबान के वफ्द को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया और वाज़ेह कर दिया है कि अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशत गर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि पाकिस्तानी वफ्द ने यह भी वाज़ेह किया है कि इसके खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। इसके बरअक्स तालिबान के दलाइल गैर मंतकी
तरक्की ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने यह भी बताया है कि नज़र आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खत्ते के इस्तेहकाम के मुफाद में नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए का मजीद ये भी कहना था कि मुज़ाकरात में मजीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। पाकिस्तान ने जो मुतालबात पेश किए हैं वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हैं और शवाहिद पर मबनी है, मसले का हकीकी हल है, लेकिन अफगान तालिबान की हठधर्मी, अदम संजीदगी, अदम ताउन दीगर फरीकैन ख़ुसूसन मेज़बान पर भी वाज़ेह है। और पाकिस्तानी वफ़द ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि हमारे दहशतगर्दी के मरकज़ी मुतालबात पर कोई भी समझौता मुमकिन नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए का यह भी कहना है कि मेज़बान अब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़, शवाहिद को समझे, संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकें। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक अफगान तनाज़ा हल कराने में दिलचस्पी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बातचीत शुरू हो, जल्द मामला तय हो जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। 8 माह में तिजारत के जरिए 8 जंगें रुकवाई हैं, एक और जंग रुकवाना अभी बाकी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जौहर सलीम साहब, साबिक सफ़ीर हैं और सदर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के। अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? जी मॉर्निंग, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सर, अब तक के जो मुज़ाकरात हैं उससे क्या नतीजा अखज़ किया जा सकता है? पाकिस्तान ने तो वाज़ेह कर दिया है कि अफगान तालिबान की तरफ से जो दहशतगर्दों की सरपरस्ती है वो हमें मंजूर नहीं है। क्या आप तीसरा दौर भी होता हुआ देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि अफगान तालिबान के पास कोई पावर है नहीं है, इसी वजह से मुसलसल वो इसको डिले किए जा रहे हैं? जी देखें, इसमें ये जो राउंड हुआ है इसमें कोई 9 घंटे तक ज़ाहिर है बातचीत हुई है, 2 दिनों पे मुआहिद थी वो, और उसमें बिल्कुल एक स्टेलमेट आ गया है। खैर ऑन द पॉजिटिव साइड ये है कि दोनों साइड्स जो हैं इस चीज़ पे प्रिंसिपली एग्री किए हैं कि ये वो टेंशन जो है रिड्यूस करेंगी, डी एस्केलेशन जो सी है, क्योंकि जो बॉर्डर्स पे दोनों के दरमियान ज़ाहिर है बहुत एस्केलेशन की सूरत हाल थी। लेकिन ऑन द डाउन साइड जो असल मसला है वो ये कि जो वहाँ से दरअंदाजी हो रही है या वहाँ से जो टेररिस्ट ग्रुप्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से जो टेररिज्म पाकिस्तान दहशतगर्दी आ रही है ख़ुसूसन TTP के जरिए, जिसपे पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज भी किया मुज़ाकरात पे। तो उस पे पर जो देखें, जहाँ पहले ये डिसाइड हुआ था इन प्रिंसिपल कि जी ठीक है ये रोका जाएगा, और दूसरा जो दोहा राउंड था और ये इस्तांबुल राउंड में बात होगी वेरीफाइबल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स बनाने की, ताकि अब क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ वादों पे या कमिटमेंट्स पे इत्तेमाद करने के लिए तैयार नहीं है यार, क्योंकि बहुत बार पहले भी पाकिस्तान ने किया है और वो कभी भी पूरे नहीं हुए अफगानिस्तान की तरफ से। अब पाकिस्तान जो है वो वेरीफाइबल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स चाहता है, वेरीफाइबल एक्शन जो है। तो उसमें कई तजावीज़ थी जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं। पाकिस्तानी साइड से एक जॉइंट पेट्रोल की जो है कि बॉर्डर्स पे जॉइंट पेट्रोलिंग हो, जो कि उन्होंने नहीं मानी अफगानिस्तान ने। उन्होंने कहा कि नहीं जी हम एक जो है ना इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं जो म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स पे होगी। अब जाहिर इंटेलिजेंस शेयरिंग तो वो फिर इफेक्टिव नहीं है ना, अगर वो कोई हमें दे ही ना कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस, तो पाकिस्तान ने फिर जाहिर है उसको नहीं माना। तो इसी तरह जो बिकॉज पाकिस्तान जो जब असल फोकस करता था इस पे कि आप TTP के खिलाफ क्या एक्शंस लेंगे, और वो जो वेरीफाइबल एक्शंस हैं उसमें ये है कि उनके अड्डे वहाँ पे जो है उनको खत्म किया जाए, उनकी गिरफ्तारियां हों, एक्सट्रेडिशंस हों, बॉर्डर्स पे इंश्योर किया जाए कि वो वहाँ तक ना पहुंचे। जिस तरह हमने जॉइंट पेट्रोलिंग की बात की, तो उस तरफ वो आती नहीं है उस तरफ। और ये लग रहा था मुज़ाकरात में, क्योंकि वो बार बार काबुल से इंस्ट्रक्शंस मांग रहे थे, क्योंकि यहाँ पे तो उनके एक नायब वजीर थे जो है ना, वजीर भी नहीं जो है जिससे हमारी साइड डिफेंस मिनिस्टर थे, तो वो वहाँ पे, और जो बाकी डेलीगेशन था जिसमें अनस हक्कानी भी शामिल थे, 3-4 और लोग थे, तो उसमें उनके पास ये जाहिर था वहाँ पे उनकी जो मुज़ाकरात के स्टाइल से कि उनके पास मैंडेट नहीं है खुद से करने की कोई भी मुआहदा करने, और वो बार बार काबुल इंस्ट्रक्शंस मांग रहे थे जो उनको फिर उस तरह की नहीं मिल रही थी। तो उससे ये जाहिर होता है कि एक लैक ऑफ सीरियसनेस थोड़ा सा नजर आ रहा है काबुल की तरफ से, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का इस पे 2 टोक आ चुका है कि अगर वो ये करेंगे तो फिर पाकिस्तान जो काइनेटिक ऑपरेशंस हैं और पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमने देखा है मई में तो उन्होंने मुजाहरा किया, और मई के बाद से जो है 2025 को हमारा बेहतरीन सुनहरी साल करार दिया गया है सफारती सतह पे। तो सलीम साहब ये बताइएगा कि हम माजी में अगर देखें तो हमारे ताल्लुकात तो बहुत अच्छे थे और हम जो है काफ़ी मिलजुल कर रहा करते थे। पहले तो ये बताइएगा कि हम इस नहज पर कैसे पहुँचे हैं, और दूसरा ये कि इस वक्त अगर ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है तो ख्वाजा आसिफ का जो बयान है कि अगर
कोई मुज़ाकरात किसी करवट नहीं बैठते हैं तो फिर खुली जंग होगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो खैर मैं ये कहूँगा कि माजी में भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा खुशगवार दौर नहीं आया, कोई तवील जो है जिसमें पाकिस्तान और जो भी अफगानिस्तान में हुकूमतें रही हैं उनके बीच में। ये एक बदकिस्मती की बात तो है, बट सच यही है। बेशक वो करज़ई की हुकूमत थी, बेशक वो अशरफ गनी की हुकूमत थी, यहाँ तक कि जो तालिबान का पहला दौर था उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस सामने आ गए थे, जितनी भी उनकी डिपेंडेंस थी पाकिस्तान पे इक़्तिसादी तौर पे या सफारती तौर पे, उसके बावजूद। तो अभी भी हमने देखा दूसरे दौर में भी यही हुआ। तो उससे पहले भी अगर आप पीछे चले जाएं दाऊद के दौर में या ज़ाहिर कम्युनिस्ट के टाइम पे, तो एक ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया जा रहा था। उससे पहले कहीं किसी भी दौर में जाएं तो कोई ऐसे बहुत ज्यादा जो है ना ऐसे ताल्लुकात नहीं रहे कि जिसमें चैलेंजेस नहीं है। लेकिन अब वो चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि वहां से एक जो जिस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान आ रही है। अब देखें, इस साल 500 से ज्यादा अटैक्स हो चुके हैं पाकिस्तान में, पिछले साल 400 से ज्यादा थे, उससे पिछले साल 300 से ज्यादा थे। तो ट्रेजेक्टरी देखें जो है ना, तो इसीलिए तो पाकिस्तान उस देखें ओके, उर्दू की कहावत है तंग आमद बजंग आमद। तो बात एक कि जब आप जो है इस नहज पे आ जाएंगे जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी को खुलम खुला वहां से जो है खतरा है, और हमारे जो है जवान शहीद हो रहे हैं। अब ठीक है कि वो बहुत ज्यादा दहशतगर्दों को भी जहन्नुम वासिल कर रहे हैं, लेकिन जाहिर शहादतें भी हो रही हैं, और उसके साथ साथ इनोसेंट्स जो हमारे सिटीजन्स हैं वो कितने ज्यादा इन हमलों में जो है वो भी देखें, वो जो हम बात हो रही। तो इसलिए पाकिस्तान ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया ना कि ये अब नहीं चल सकता। हमने आपके सारे वादे कमिटमेंट्स देखी, हमने दूसरों को भी देखे, इससे पहले चाइना भी बीच में आया है, कई मैकेनिज्म्स थे, और हमने अपनी ज़ाहिर जो मुख्तलिफ लेवरेजेस हैं उनको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया है, काइनेटिक हो या सफारती हो, और सफारती में भी देखें बायलैटरल, रीजनल, इंटरनेशनल, लेकिन उनको एक यकजा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी के तौर पे शायद उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जो हमारे पास ऑप्शन है अभी। तो अब जो है ना, और अगर हमें ये लगा कि वो फिर ज्यादा जो रिलायंस हमें काइनेटिक साइड पे करनी पड़ेगी, तो पाकिस्तान ने तो फिर क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है। इन साथ मैं कहूँगा कि देखें, एक कमेटी जो है इसमें जो है बनी है सिक्योरिटी और ट्रेड कमेटी, तो उसमें और वो उसका मकसद भी है सिक्योरिटी ट्रेड। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान ने ये भी वाज़ह किया है कि देखें, ट्रेड ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप दहशतगर्दी भी करें और दूसरी तरफ ट्रेड भी हो। ट्रेड तभी होगी जब दहशतगर्दी खत्म होगी, और ट्रेड के बारे में बहुत ज्यादा वो डिपेंडेंट है पाकिस्तान पे। वो तो लैंड लॉक्ड कंट्री है, उनका बेस्ट राउट वो पाकिस्तान के जरिए से बनता है, और ग्रास रूट्स लेवल पे भी जो ट्रेड होती है वो पाकिस्तान के थ्रू ही होती है। जब पाकिस्तान का बॉर्डर सील होता है ट्रेड के लिए, तो वहां पे तो मार्केटें बंद हो जाती हैं, उनके रोजगार बहुत सारे लाखों मिलियंस लोगों के जरूरत हैं। तो इसलिए पाकिस्तान इतना ज्यादा इस वक्त जो मौक़िफ़ आया। अच्छा जॉर्ज साहब, एक और चीज हमने तो बिल्कुल वाजे कर दी है, जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो आजकल ये बात दोबारा उन्होंने भी की कि उन्होंने अभी तक 8 जंगें रुकवा दी हैं और एक अभी जंग रुकवाना बाकी है। जो पाक अफगान जो इस वक्त तलखियाँ चल रही हैं, जो जंग चल रही है, उस हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि बातचीत शुरू हो गई है और जल्द मामला हल हो जाएगा। तो अफगानिस्तान तो बेसिकली दोहा मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है, ऐसे में अमेरिकी सदर कर सकते हैं कुछ? जी देखिए, एक तो खैर जब अमेरिकी सदर ने ये कहा ना कि एक अभी बाकी है, तो उनका इशारा यूक्रेन की तरफ था, अफगानिस्तान की तरफ। वो यूक्रेन जंग की बात कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा अचानक कि जी हाँ ये देखें अफगानिस्तान में भी मसला शुरू हो गया, लेकिन जो है मसला वो हल कर सकते हैं, क्योंकि वो ये दोनों उनके जो उन्होंने नाम लिए कि जी पाकिस्तानी लीडर्स जो हैं वो उनमें ये सलाहियत है। तो देखिए, अमेरिका तो जो अफगानिस्तान का मसला था, तो वो दोहा जो वायदा हुआ था वो तो पाकिस्तान ने उसमें उनको हेल्प किया था ना सारा उस वक्त, तो और वो ट्रंप उस पर ज़ाहिर है पाकिस्तान के एहसान भी थे उस वक्त। तो तालिबान के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात में शायद अमेरिका इतना ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, क्योंकि तालिबान के साथ उस तरह का राब्ता नहीं है अभी तक। उन्होंने तो बाकी मुल्कों ने तो जिस तरह की वहाँ पे अपनी डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन सिर्फ डिफेक्टो रेकग्निशन पे मबनी करके भी काफ़ी अच्छी लेवल पे रखी है। अच्छा, अब कतर जो है उधर तो उनके लीडर्स सालों से रह रहे हैं, अभी भी उनकी लीडरशिप रह रही है कुछ, और उसकी फैमिलीज उनकी रह रही हैं। तुर्की के साथ भी इन लोगों के बहुत पुराने रवाबत हैं, बहुत एक गहरे रवाबत रहे हैं अफगानिस्तान के। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उसमें शायद ये वाले ममालिक जो हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं अमेरिकन की निस्बत। तो लेकिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की उसमें उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है कि ये जो मसला आपस में ये हल कर लें, और फिर जाहिर है कि फिर
अगर हम कुछ कर सकते हैं तो जाहिर है हम भी करेंगे। लेकिन देखें इस रीजन की ये जो चीजें हैं, इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को शायद वो उस तरह से नहीं समझते जिस तरह। अब वापस एयरपोर्ट भी वापस लेने की बात कर रहे हैं, बगराम एयरपोर्ट की अक्सर वो बात करते हैं, पहले छोड़ कर गए अब वापस लेने की बात करते हैं, तो वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि वो इंट्रिकेसी इसको उतनी अच्छी तरह से नहीं समझते जिस तरह पाकिस्तान समझता है। लेकिन पाकिस्तान का अब ये जो मैकेनिज्म के हवाले से जो ऑफर है कि हम वेरीफाइबल मैकेनिज्म बनाएंगे, जरा इसकी वजाहत कीजिएगा। ये जो काबिल तस्दीक मैकेनिज्म है, होगा क्या इसमें? देखिए, जो वेरीफाइबल जो है ना मैकेनिज्म जिसकी बात हो रही, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। तो उसका मतलब है कि देखें, या तो वो अग्री करें, जिस तरह एक हमारी तरफ से तजवीज आई है ना कि जी जॉइंट पेट्रोल हो जाए, कि बॉर्डर पे जो है ना दोनों मुल्कों की जो है फौजें मिलके वो पेट्रोलिंग करें, इंश्योर करने की वहां से ताकि दरअंदाजी ना हो। इसी तरह जो दूसरे वेरीफाइबल एक्शन है वो क्या है? वो ये है कि अगर वो कहते हैं कि जी ठीक है हमने उनकी पनाहगाहें तबाह कर दी हैं, तो जाहिर है उसको सबूत होना चाहिए, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि जी हाँ हमने तो उनके जो है ना जो इस वक्त वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है उसमें गिरफ्तारियां की हैं, तो गिरफ्तारियों को भी जाहिर है वो भी अब एक ऐसी चीज वेरीफाइबल एक्शन कि हम वेरीफाई करेंगे क्या वाकई हुआ है कि नहीं। ये एक्सट्रेडिशन तो खैर पता चल जाता है, क्योंकि एक्सट्रेडाइट अगर उनमें से कुछ लोगों को पाकिस्तान करेंगे तो वो तो जाहिर है ऑलरेडी वेरीफाइड ही चीज हो जाएगी। तो वेरीफाइबल का मतलब है कि वो एक तरफ एक मुल्क दावा कर देता है हाँ जी हमने तो कला कमा कर दिया जी सारे दहशतगर्दों, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ वो कहता है कि जी हमने ये एक्शंस किए हैं, ठीक है, हमने इतनी गिरफ्तारियां की हैं, 500 गिरफ्तारियां की हैं, हमने जी 400 लोगों को एक्स्ट्राडाइट किया है जी, हमने ये 6 पनाहगाहें उनकी तबाह की हैं, और ये देखें ये उसकी सैटेलाइट फोटोज हैं, और ये बिल्कुल मॉनिटरिंग सिस्टम आप कह रहे हैं कि इस वक्त उन्होंने वेरीफाई करने के लिए कहा है। लेकिन जी बताइएगा। और देखिए पाकिस्तान ने भी इसी मुज़ाकरात में उनको बहुत ज्यादा एविडेंस पेश किया, तस्वीरों के जरिए, पिक्चर्स के जरिए, दूसरी जो सी तस्वीरें वीडियोस के जरिए, बहुत ज्यादा। तो जब आप वेरीफाइबल होता है ना, वेरीफाई होता है, तो उसमें भी फिर उनको वो एविडेंस पेश करना होता है कि ये देखिए ये हमारा एविडेंस है कि हमने ये चीजें तबाह की। तो ये होता है बिल्कुल। तो सलीम साहब एक और चीज़ जिसके बारे में तशवीश है कि अमेरिका जब ये जंगे रुकवाने की बात करता है तो उस दौरान ये कहा जाता है कि मुस्लिम ममालिक को भी शामिल होना चाहिए। हमने गज़ा जंग के हवाले से बात की है, इसराइल गज़ा में, और वहाँ पर तमाम मुस्लिम ममालिक को दावत दी गई, 8 मुस्लिम ममालिक थे जो उसमें शामिल हुए। इस बार भी हम देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक होस्ट कर रहे हैं, कभी कतर होस्ट कर रहा है, कभी इस्तांबुल जो है उसको होस्ट हुआ। तो अगर कोई यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है और कोई मुआहदा नहीं हो पाता या मुआहदा होकर वायलेट हो जाता है, तो फिर इन ममालिक को भी मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा जिन्होंने सिफारतकारी का जो काम किया है। इसके बीच आपको लगता है इनको इन्वॉल्व करना किसी सूरत एक और चैप्टर खोल देगा? देखिए नहीं, आप उनको फिर मोरद इल्ज़ाम तो नहीं ठहरा सकते ना। उन्होंने तो अपनी गुड ऑफिस जो यूज आपको जिन्हें दिए हैं वो एक नेक ख्वाहिश के थ्रू उस पर दिए ना कि उसके वहाँ पे कि जी कि उनकी ये ख्वाहिश है कि जी वो फैसिलिटेट कर सके। तो जो फैसिलिटेटर्स होते हैं तो या मीडिएटर्स होते हैं उनको तो आप इल्जाम नहीं दे सकते। हाँ, अगर गारंटर्स हों, ठीक है ना, अगर कोई गारंटी करता है वो मुआहदा, बाद में वो फिर वो वायलेट होता है, तो फिर आप इल्जाम दे सकते हैं या गारंटर्स के पास जा सकते हैं कि जी आपने तो गारंटी किया था। लेकिन अगर सिर्फ मीडिएटर्स हैं या सिर्फ फैसिलिटेटर्स हैं जो इस वक्त वो तकरीबन है, तो फिर जाहिर है, और वो देखेंगे ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान के बहुत करीबी दोस्त हैं, वो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। और ये एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा कहा कि इस वक्त बजाय इसके कि वो जो है ना हम बाहर से जो है मुस्लिम दुनिया के मुल्क वो जो है मीडिएटर्स ढूंढें या फैसिलिटेटर्स ढूंढें, वो मुस्लिम दुनिया के अंदर से ही फैसिलिटेटर ढूंढ रहे हैं जो कि एक अच्छा मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद और आपस में जो है ना एक दूसरे की जिकानगत की भी है। बहुत शुक्रिया जॉर्ज सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस्तांबुल मुज़ाकरात पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज एक्सप्रेसो टैलेंट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कैसी बाकमाल खातून से जिन्होंने हुनर, हिम्मत और आज़म के रंगों से अपनी दुनिया सजाई है। जी हाँ, बात हो रही है पाकिस्तानी नयाद बरतानवी मुसव्विरा और मुसन्निफ़ा शाहिदा अहमद की। शाहिदा अहमद का फ़न सिर्फ रंगों का मेल नहीं बल्कि जज्बात, तजुर्बात और ख़ुद एतमादी का इजहार है। दिलचस्प बात यह है कि एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों ने उन्हें कहा आप पेंटिंग नहीं कर सकती, मगर शाहिदा ने इस जुमले को अपनी ताकत बना लिया और आज वो मुसव्वरी में बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी शनाख्त कायम कर चुकी हैं। शाहिदा अहमद के आर्ट वर्क में मशरकी और मगरबी रंगों का एक हसीन
इम्तिजाज नजर आता है। उनके ब्रश के हर स्ट्रोक में कहानी छुपी होती है, कभी औरत की खुद मुख्तारी की, कभी जिंदगी की मुश्किलात पर फतह की और कभी रोशनी की तलाश में सफर की। उनके काम को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में सराहा जा चुका है। शाहिदा अहमद न सिर्फ मुसव्वरी में कमाल रखती हैं बल्कि वो एक मुसन्निफा के तौर पर भी अपनी पहचान रखती हैं। शाहिदा अहमद इस बात की जीती जागती मिसाल, अगर इरादा पुख्ता हो तो दुनिया की कोई रुकावट इंसान को रोक नहीं सकती। उनकी कहानी हर उस औरत के लिए तहरीक है जो ख्वाब देखती है और उन ख्वाबों को हकीकत बनाना चाहती है। मजीद बाकमाल आर्टिस्ट शाहिदा अहमद से ही बात करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिदा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। शाहिदा साहिबा, ये बताइएगा कि आपका जो ये फ़न के साथ लगाव है, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, आप शेयर करना चाहेंगे? या बेसिकली ये मेरा करियर पाथ नहीं था, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि मैं एक आर्टिस्ट बनूंगी। तो बाज़ दफ़ा ये होता है गलती से आप कुछ करते हैं और आपको उसका शौक हो जाता है। तो मैं जब कॉलेज में थी, मेरी सिस्टर की एक क्लास होती थी इंग्लिश की, तो मुझे 3 घंटे उसका इंतज़ार करना पड़ता था। तो उसके सामने एक क्लास थी सेरामिक्स की, पॉटरी की ना। तो वो जो टीचर था वहाँ पर मुझे कहता कि तुम हर हफ्ते यहाँ पर 3 घंटे सीढ़ियों पर बैठती हो, तो मेरी क्लास ज्वाइन कर लो। तो मैंने उसको कहा कि सेरामिक्स कौन करता है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मिट्टी का, कि इससे कोई करियर नहीं है। यूके में ऑब्वियसली सितंबर अक्टूबर सर्दी होनी शुरू होगी, तो फॉर सेल्फिश रीजंस मेरे हाथ ठंडे होने, ज़मीन पर बैठना। तो मैंने यही सोचा कि मैं इसकी क्लास शुरू कर लेती हूँ। जब मैंने क्लास शुरू की तो उसने मुझे मिट्टी दी, तो उसने कहा कि इसके साथ तुम खेलो। जब मैंने उसको हाथ लगाया, मुझे ऐसा लगा कि उसका जो टेक्सचर था, उसकी जो फीलिंग थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मेरे जहन में आया कि मेरी वालदा ने कहना कि अल्लाह ताला ने आपको मिट्टी से बनाया है। तो मैं हैरान थी कि इस मटेरियल में देखो कि हम इसको मोल्ड कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और इंसान की तरह जहाँ से भी मिट्टी जमीन से निकलती है, बिल्कुल सेम हो ही नहीं सकती। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था कि आई एंजॉयड यूजिंग द मटेरियल। एंड उससे ये था कि साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट भी करना है। फिर मुझे यही था कि इस चीज़ के साथ आई रियली लव डूइंग इट एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा शाहिदा, ये बताएं कि हम क्या जानें कि आपको जो मुसव्वरी का शौक़ है वो ज़्यादा है, अब तो माशाल्लाह आपके उस टाइम से जितनी आपने स्ट्रगल की, आपने सीखा और अब आप कितने शाहकार तख्लीक कर रही हैं, या फिर बतौर मुसन्निफ़ा आप अपनी शनाख्त चाहती हैं? आपका फेवरेट दोनों कामों में से क्या है? एक्चुअली फिर ऑब्वियसली ये सेरामिक से फिर मैंने दूसरे आर्ट के सब्जेक्ट लिए हैं। मेरी वालदा ऑब्वियसली इतने ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उनको ये था कि इस करियर के साथ इंसान क्या कर सकता है। ऑब्वियसली एज अ पेरेंट, अ लॉट ऑफ पेरेंट्स यही कहेंगे। फिर ये था कि मैंने पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, टेक्सटाइल्स, ये सारा कुछ सीखा। तो फिर मैंने आर्ट स्कूल गई, उससे मैंने स्पेशलाइज किया। आर्ट स्कूल भी एक मिशन था, क्योंकि ये था कि सबके पास पोर्टफोलियो थे, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। मेरे पास काले थैले थे, डस्टबिन लाइनर, जिसके अंदर मेरी स्केच बुक्स वगैरह थी। तो उस जमाने में बहुत मुश्किल होता था एडमिशन लेना आर्ट स्कूल में ना। तो फिर मेरा एडमिशन हो गया। फिर वहाँ से ग्रेजुएशन हुई, फिर स्पेशलिज्म हुआ। लेकिन ये कि सेरामिक्स एक ऐसा करियर था, काफ़ी चीज़ें महंगी थी, लाइक किल लेना, इनके मटेरियल्स लेना। फिर वहाँ से मैंने पेंटिंग शुरू कर दी, क्योंकि पेंटिंग में ये था इतना ज़्यादा खर्चा नहीं था जितना सेरामिक्स का था। सो फ्रॉम दैट आई स्टार्टेड पेंटिंग एंड पेंटिंग में ऑब्वियसली मेरे इतने ज़्यादा बहुत अच्छे स्किल्स नहीं थे। फिर साथ साथ डेवलप करती गई डिफरेंट टेक्निक्स, ऑयल्स, ऑयल, एक्रिलिक, and then alhamdulillah the doors just opened. Right. तो अब बताइएगा, ये जो आपका स्टाइल है, मुसव्वरी का स्टाइल, आप उसको किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएंगी? और क्या इसको हम यही समझें कि वो सेरामिक्स से रिलेटेड ही है, या इसको किसी और स्टाइल के तौर पर आप मुतारिफ करवाना चाहिए? और ये भी बताइएगा कि इट केम नेचुरल टू यू, या फिर ये कॉन्शियस डिसीजन था इसमें आने के लिए?
I think a lot of people, जब मैं teach भी करती हूँ, a lot of people say, oh, I can't draw, you know, like it's natural. I think everybody can draw. अगर आप अपना नाम लिख सकते हैं, अगर आप लिख सकते हैं, basically you can draw. क्योंकि एक letter जैसा अलिफ, बा, you know, A, B, C, it's just a line that makes the letter. So it's a concept, so it's a skill that can be taught, you know, and having taught art for so many years, I think people can learn it. उसमें सिर्फ ये difference आता है कि आपकी जो creative expression है ना, as an artist, this comes from you. For example, you can have portrait, आपके पास एक portrait हो सकती है, and you can copy it. For me, I don't find that creative because मैं कहती एक copy है, लोग देखते कहते wow, that's amazing. लेकिन ये है कि there's no creativity in it. उसमें आपका एक style आता है, and style or I think in art there's no style. You know, you just do what comes from within you. You know, whether you want to use blue, whether you want to do abstract. So art में there's no restrictions. Right. Just go ahead, do it. You know, just do it. ठीक है। अच्छा शायद ये बताएं कि कभी आपने कुछ ऐसा शाहकार तख्लीक किया हो शुरू के दिनों में जब आप ने शुरू किया ये काम और आपको बनाने के बाद यकीन ना आया हो कि वाकई ये मेरी पेंटिंग है? I think जब मैंने पोर्ट्रेट शुरू किया था, जब रियलिस्टिक पोर्ट्रेट एक लगती है ना, you think wow, you know, it looks like the person. लेकिन आप जब करीब से देखते हैं पोर्ट्रेट को, उसमें नजर आता है कि सिर्फ मार्क्स हैं, you know, जो कलर्स आपने सही जगह लगाया है. And it makes the portrait. So really, it's just about putting the colors in the right place to make it realistic. This is why I went into teaching, because I wanted people to believe that they can do it. And I love teaching art. Like, you know, so it's very, very important to do that. And I think sometimes there's challenges कि आप कुछ बनाना चाह रहे हैं and आपके ज़हन में वो चीज़ आ नहीं रही. You know, like you just sat there thinking, it's not happening. You know, you can be looking at a piece of art and for many months something's not happening. अपने दिल में ही अपनी appreciation पैदा होना शुरू हो जाती है. शाहिदा साहिबा, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, अपने आर्ट के हवाले बताने के लिए. शाहिदा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, अपने आर्ट के मुतालिक बताया. अभी हम ब्रेक पे जाएंगे. वेलकम बैक. शो के अख्ताम पर शामिल करेंगे अपना सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज बात हो रही है सर गंगाराम के हाइड्रो पावर स्टेशन पर. देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में. मुस्तनसर हुसैन तार साहब हमारे साथ हैं. बहुत शुक्रिया तार साहब. तार साहब, ये बताइए कि आपकी जो किताब आई है लाहौर से फ्लोरिडा, इसमें कई कहानियाँ हैं, कई खूबसूरत बातें, लाहौर के मज़ाफ़ात की भी कई ऐसी कहानियाँ हैं. और उन मज़ाफ़ात के हवाले से देखा जाए तो आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि बिल्कुल कम से कम मेरे इल्म में नहीं थी, हमारे बहुत सारे नाज़रीन के इल्म में नहीं होगा, कि सर गंगाराम का जो कंट्रीब्यूशन है, सर गंगाराम ने जो जितने उनके मंसूबे, जो कुछ उन्होंने काम किया, फ्लाई मंसूबे, उनकी एक बहुत ही तवील फहरिस्त है. लेकिन गंगाराम हाइड्रो पावर स्टेशन, और ये भी उस वक्त का, ये कमाल आपने उसमें कहानी लिखी है पूरी, और आप तो खुद गए हैं. तो इस हवाले से थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए कि ये जो सर गंगाराम हाइड्रो पावर स्टेशन क्या है और आज इसकी मौजूदा हालत क्या है. गंगाराम को ऑब्वियसली फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर कहा जाता है जी, और हमने कारवां सराय में खुसूसी प्रोग्राम भी किया था उन पे. बिल्कुल बिल्कुल. और उसमें मैंने तज़किरा किया था कि कैसे उनकी पड़पोती जो है केशा गंगाराम, जो सेनेटर है अमेरिकन वर्माउंट से, उसके साथ मेरी को 1.5-2 घंटे की गुफ्तगू हुई थी वीडियो पे, और उसने अहले लाहौर को सलाम भी भेजा था, क्योंकि उसके परदादा का ये शहर है. although she was not aware of it much, she came to Lahore afterwards. तो गंगाराम जो थे, उनके बारे में तब के पंजाब के गवर्नर ने कहा था ऑन हिज डेथ जी. और गंगाराम की समाधि भी यहाँ पे मौजूद है, रावी रोड, इस वेल प्रिजर्व्ड. वहाँ तस्वीर भी है उसकी, अगर आप देखना चाहते. तो गंगाराम के अच्छा, वो मुझे ऐसे ही याद आ गया मंटो का अफसाना कि उन्होंने एक हिंदुओं के खिलाफ जुलूस निकाला हुआ और गोली चलती है, वो बंदे जख्मी हो जाते हैं, तो उन्हें गंगाराम हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि गंगाराम ने यहाँ भी हॉस्पिटल भी काम किया और वहाँ पे भी, दिल्ली में भी गंगाराम हॉस्पिटल जो है. तो पंजाब के गवर्नर ने उनकी डेथ पे कहा था कि ही लिव्ड लाइक ए सेंट एंड स्पेंट लाइक ए प्रिंस.
चुनांचे उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इतनी ह्यूज है कि उसको हम सारी का अहाता नहीं कर सकते। तो मैंने पढ़ा गंगाराम के, मैं गांव जा चुका था, गंगापुर उनकी आबाई घर देखा था वगैरह वगैरह। तो मुझे मालूम हुआ कि रेनाला खुर्द में उन्होंने एक पावर स्टेशन कायम किया, हाइडल पावर। सही। तो मेरी ख्वाहिश थी कि वो देखूं। तो हम आदिल की दावत पे साहिवाल जा रहे थे, तो रास्ते में हमने पड़ाव किया रेनाला खुर्द में। वहाँ भी एग्जैक्टली वही सिचुएशन थी जो वंस अपॉन अ टाइम शेखुपुरे में थी, कि शेखुपुरे का वो सारा इलाका जो था वो अबव था, नहरों से ऊंचा था और उस तक पानी की रसाई मुमकिन ना थी, इसलिए वो सारा मतलब बेआबाद था। तो गंगाराम ने जर्मनी से मशीनरी मंगा के तो वो पंप्स वहाँ पे लगवाए, वो अब भी चलते हैं, अब वो कोयले से शायद चलते हैं या क्या है, लेकिन अब नई मशीनरी आ चुकी। बैन ही रेनाला खुर्द में भी यही पोजीशन थी कि उसके आसपास तमाम वीराना था, आग के बूटे थे, मतलब अशरातुल अर्ज़ और बिल्कुल वीरान, वहाँ कोई आबादी एज सच नहीं थी। तो गंगाराम ने वहाँ भी वही तरीका आजमाया, क्योंकि वहाँ पे एक नहर है, नहर के ऊपर उन्होंने हाइडल प्रोजेक्ट कायम किया। जब हम वहाँ पे गए, इट वॉज वेल रन, उसको मतलब बाबदा मेरा ख्याल है उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है, और उसके आप अंदर जाएं तो आप हैरान रह जाते हैं कि ये उस ज़माने की मशीनरी है, इट लुक्स ब्रांड न्यू, ह्यूज। यानी यू कांट कंसीव कि रेनाला खुर्द में आज से पता नहीं 100 साल पहले कितना हो गया, जितना भी हो गया है, एक इतना बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट, और वो अब भी काम कर रहा है। और वहाँ पे एंट्री वे एक छोटी सी यादगार है, पहले वहाँ गंगाराम का मुजस्मा हुआ करता था, तो वो किसी ने जोश ईमानी में उसको वहाँ से कह दिए हिंदुओं का है या सब वटेवर, यानी उसका बनाया हुआ हाइडल प्रोजेक्ट पूरा, जिसने पूरा इलाका तरखेज कर दिया, वो कबूल है। एक छोटा सा मुजस्मा उसकी याद में बाहर तौर, तो वहाँ पे वो एक प्लेक लगी हुई है कि ये सर गंगाराम ने बनवाया, और वहाँ पे एक बुलेट टाइप की चीज़ रखी हुई है। हालांकि मैन ऑफ पीस था, मुझे समझ नहीं होती कि हम पाकिस्तानियों को जो सिंबल मिलते हैं चौकों में, बाज़ारों के, वो हमेशा अग्रेशन के मिलते हैं। टैंक्स खड़े हुए हैं, पुराने जहाज़ खड़े हुए हैं, मिसाइल बनी हुई, तो वहाँ भी कोई मिसाइल टाइप चीज़ है। तो गंगाराम ने उस पूरे इलाके को बसाया, और वहाँ पे वो कभी कभार जाते, ही वॉज एन इंजीनियर हिमसेल्फ। तो उनके क्रेडिट में ये भी जाता है कि भाई जहाँ वो जदीद लाहौर के मेमार थे, वहाँ वो शेखुपुरा और रेनाला खुर्द की आबादियों को भी आबाद करने में मुआवन साबित हुए। बहुत बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि सर गंगाराम की शख्सियत ऐसी है कि समझ नहीं आती कि इतने औसाफ जो हैं वो एक ही शख्सियत में कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। यानी टेक्निकली तो वो बहुत ही साउंड थे, मतलब इंजीनियर थे, या ये तो अपनी जगह पे उनकी जो तालीमी पस मंज़र है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इंतहाई तख्लीकी, इंतहाई इनोवेटिव, मतलब उनके जितने भी काम उस वक्त के किए हुए हैं वो आज भी उनका वो उस वक्त का ख्याल आज भी रेलेवेंट है, और उनकी उस वक्त की कोई भी जो बनाई हुई चीज़ है वो आज भी उसी तरह रेलेवेंट है। फिर तीसरी जो चीज़ है वो एक खूबसूरत दिल के वो जो उन्होंने फ्लाई मंसूबे, या जो दर्द दिल उनके अंदर था इंसान के हवाले से, वो बहुत बहुत ही कमाल था। सो सर गंगाराम जो है वो इस धरती के मौसम है। तार साहब के साथ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। सेगमेंट आपने देखा, उम्मीद है आज का एक्सप्रेसो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अब कल। अपना ख्याल रखिएगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।